हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस के अंदर जो हमने स्टडी करी थी वो करी थी हमने कुलाम्स लॉ और चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो आज की वीडियो के अंदर हम उनके ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुलाम्स लॉ पर बेस्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस placed at 1 मीटर डिस्टेंस। देखिए क्या कहा है आपसे क्वेश्चन ने कि आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं, तो हम मान लेते हैं हमारे वो चार्जेस दोनों हैं Q, और उनको जो प्लेस किया गया है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। अब आपसे ये पूछा है कि वो दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो आपका मिनिमम फोर्स होना चाहिए, और वो कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिए अब क्या है, सीधा सा बात है, जब दो चार्जेस हो, दो चार्जेस के बीच फोर्स लग रहा हो तो डेफिनेट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और वो हम पढ़ के आए हैं दैट इज 1/4πε0। अगर हम के चाहें तो के भी ले सकते हैं। दोनों चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब इसमें ये वैल्यू हम एज इट इज रख लेते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, देखो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें एक फिक्स वैल्यू दे दी है। तो हमारे पास जो चीज वेरी करवाने के लिए है अवेलेबल वो सिर्फ चार्ज है। तो अब दोनों इक्वल है तो हम इसे क्या कर दें, Q²। दोनों इक्वल चार्जेस उसने बोला है क्वेश्चन में। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास अगर हम मिनिमम फोर्स लगाना चाहते हैं तो हमारे पास जो चीज हम अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम लाने के लिए, वो सिर्फ हमारे पास चार्ज है। चार्ज को हम चेंज कर सकते हैं। तो मिनिमम चार्ज कितना होगा, अगर हमने चार्ज मिनिमम ले लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम फोर्स हो जाएगा। तो मिनिमम चार्ज कितना होगा, अब देखो हमने क्वांटाइजेशन एक चीज पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी थी किसकी, चार्जेस की। क्या कहता है क्वांटाइजेशन, दैट ए चार्ज इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड चार्ज, यानी कि हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू n की लेते हैं तो वो कितनी होगी, 1। 0 हम ले नहीं सकते, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो यानी मिनिमम चार्ज हमारा कितना होगा ये, क्योंकि इससे कम वैल्यू हम ये तो चेंज कर नहीं सकते, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हम मिनिमम लेंगे जो कि 1 हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है इंटीजर मल्टीपल, 0 पॉइंट समथिंग कुछ हम ले नहीं सकते। तो ये हमारा हो गया मिनिमम चार्ज। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें Q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है चार्ज की, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा देखिए मिनिमम चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमम चार्ज हो गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका पूरा का पूरा जो K होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज है आपका ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अपोन में आपका 1 है, 1 का 1 ही रहना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसे आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए पहले हम पावर सॉल्व करते हैं टाइम की। तो ये हमारा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2.56 इंटू पावर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 19 का स्क्वायर 38, और 38 में से आप 9 माइनस करोगे क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो आपकी वैल्यू जो पावर है वो आएगी -29, और अपॉन में 1 जो है वो 1 ही रहेगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो हम इसे मल्टीप्लाई कर लें और ये हमारी पावर हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, ये हमारा आ गया क्या चीज, फोर्स। तो ये हमारा वो मिनिमम फोर्स होगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, पावर को एज इट इज छोड़ देना।
अब देखिए करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इफ 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन move from one body to another in each second, then find the time in which 1 coulomb of charge get by second body। तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि दो बॉडी है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारी दो बॉडी है, इनमें एक बॉडी दूसरे बॉडी को 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन, यानी ये है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर करती है लगातार, और 1 सेकंड के अंदर, ईच सेकंड बोला, देखिए 1 सेकंड के अंदर इतना चार्ज ट्रांसफर करती है, यानी ये बॉडी इसको जो है ट्रांसफर कर रही है 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। अब क्या पूछ रहा है कि आप वो टाइम बताइए जितने टाइम के अंदर ये जो हमारी सेकंड बॉडी है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज गेन कर लेगी। तो यानी हमें यहाँ पे टाइम बताना है। अब टाइम बताने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि इतने इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, क्योंकि हमें तो चार्ज के टर्म्स में आंसर जो कैलकुलेशन करनी है वो चार्ज की टर्म्स में करनी है, बट यहाँ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, देखिए 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम। अब इसने बोला है 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितना होगा, देखिए 1.6 इंटू 10 raised to power -19 इंटू 10 raised to power 9। क्लियर? तो हमारे पास ये कितना आ गया, देखिए 1.6, 19 और प्लस का 9, तो ये हो गया 10 raised to power -10 कूलम। इतना कूलम है 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन में। अब हमें क्या निकालना है, टाइम की बात करते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इफ 1.6 इंटू 10 raised to power -10 कूलम चार्ज मूव आउट इन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उस बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो हमें कितने चाहिए, 1 कूलम चार्ज, इतने कूलम इतने टाइम में। तो 1 कूलम कितने में होंगे, देखिए 1 अपॉन में क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हमारी, और बस यही होगा हमारा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पावर -10, क्योंकि ये 1 है, ये इसके अपॉन में आ गया, बस अब ये मल्टीप्लाई में जाता है, तो मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं है। सॉल्व करेंगे, पावर हम एज इट इज ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 raised to power 10, माइनस की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा, देखिए पॉइंट इसका रिमूव करते हैं तो ऊपर ये 10 आ गया, इसका पॉइंट हमने रिमूव करा, तो नीचे आपके पास यहाँ पे बचता है सिंपली 16। तो हम 1/16 या 100/16 बना लेते हैं, वो इजी रहेगा। हम इसे क्या लिखते हैं, देखिए 100 इंटू 10 raised to power 9 अपॉन में 16। 100/16 का क्या होगा, आप साइड में करके देख लीजिए, ये होगा आपके 696 4 पॉइंट, ये आपका गया 2, तो 6.2 आएगा। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 6.2 इंटू 10 raised to power 9, क्या चीज थी आपकी, टाइम, सेकंड। इतने सेकंड के अंदर
ये अपने इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। अब अगर आप इसे ईयर्स में चाहते हो या आवर्स में चाहते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप इसे आर में चाहते हो अपॉन में क्या आ जाएगा 3600, क्योंकि सेकंड्स में है, पहले मिनट्स में करोगे अपॉन में 60, देन आप आवर्स में करोगे इंटू अगेन 60, फिर आपको अगर डे में करना है तो इंटू 24 कर दोगे अपॉन में ही, और उसके बाद अगर आप और ईयर्स में चाहते हो तो इंटू में आप 365 और कर दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आपका 200 ईयर आएगा। तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा इतना चार्ज ट्रांसफर करने में। तो आप अगर चाहें ईयर्स में लाना तो अपॉन में इसे कन्वर्ट आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो पॉज करके। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। ये थोड़ा सा आपके अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है और आपको 3 उसके पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी। तीनों पे जो चार्ज रखा है दैट इज क्यू, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है दैट इज ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो ये हमारा सी पॉइंट है इस पे कितना फोर्स लगे। अब इस पे फोर्स आपको निकालना है तो सीधी सी बात है भाई, हमने क्या पढ़ा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है। हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब ये कोई हमारी ऐसी टर्म तो है नहीं जो सिंपली मैथ्स की तरह हम ऐड कर दें, ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वेक्टर टर्म्स में ऐड होंगे। तो देखिए प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो वो जब भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाता है वो हमेशा कहाँ लगाता है, सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज दिस, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी सेम डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ऐसे जो हमारा ये वाला चार्ज लगाएगा ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब अगर हम नाम देना चाहें तो देखिए इस वाले फोर्स को आप क्या नाम दोगे, एफ क्या होगा, सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर भी पढ़ा था, नाम कैसे देते हैं। तो ये फोर्स ये हो गया, ऐसे इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब ये दोनों फोर्स हमारे डिफरेंट डायरेक्शंस में है, सेम डायरेक्शन में होते तो सिंपली हम ऐड कर देते। अब ये थोड़ा सा आपका 11th का आएगा जो वेक्टर से रिलेटेड आप स्टडी करके आए हो। अगर दो फोर्स आपके सेम डायरेक्शन में है आप उन्हें ऐड कर दीजिए, अगर सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है देन उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों फोर्स एक दूसरे से कोई एंगल बनाते हैं, फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कोई एंगल बनाती है तो हमें वहां पे क्या करना होता है, उसका रिजल्टेंट लेना होता है। रिजल्टेंट मतलब दोनों को एक ऐसा हम वेक्टर ले लें जो दोनों का काम कर दे। उन दो वेक्टर को हमें ना लेना पड़े, उसकी जगह हम एक वेक्टर ले लेते हैं, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखो यहाँ पे आपका लगेगा जो पैरेललोग्राम हम पढ़कर आए हैं 11th के अंदर वो लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इसका डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेम ऐसे ही हमारा ये रिजल्टेंट होगा जो इनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारा मेनली वो फोर्स होगा। क्या करते थे हमारे पैरेललोग्राम का एक्सप्रेशन, डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता था, देखिए डायगोनल वो पैरेललोग्राम में r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जहां पे ये वो दोनों वेक्टर होते थे जैसे यहाँ पर ये और थीटा क्या होता था, इनके बीच का एंगल। अब पहले हम इन दोनों की वैल्यू निकालें तभी तो हमारे पास पी और क्यू आएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हम मान लीजिए पी ले लेते हैं हम ये वाला एफ सी बी। तो एफ सी बी क्या वैल्यू क्या होगी, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, दोनों ही Q है। C और B की बात हो रही है, C और B दोनों का चार्ज Q, तो ये दोनों हमारे Q हो गए। बीच की डिस्टेंस दोनों के कितनी है, A, तो ये हमारा हो गया A स्क्वायर।
इसको हम भी स्क्वायर कर देते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम ले लेते हैं एफ सी ए। अब एफ सी ए की बात करें तो देखिए ये भी इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो ये भी के और ये भी क्यू स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस भी ए, ये भी ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए थीटा, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा जो है एंगल कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच में उसकी जरूरत है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि ये एंगल कितना है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कुछ कि ये 90 डिग्री है, बिल्कुल नहीं है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता तो ये हमारा कुछ ऐसे होता, तब ये पूरा 90 डिग्री होता, बट ये हमारा ऐसे नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एंगल कितना है। तो देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारी जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 60 60 60। ये भी 60 तो ये भी 60, 9 10th में पढ़कर आए हो आप इस तरीके से। तो ये भी कितना हो गया आपका 60 एंगल। तो यहाँ पे आपका cos 60 भी आपको पता चल गया। सिर्फ आपको क्या करनी है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए r क्या हो जाएगा यहाँ पे f रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा या रिजल्टेंट फोर्स जिसे आप कहोगे। वैल्यूज पुट कर दीजिए, p का स्क्वायर, p आपका ये है यानी फर्स्ट जो फोर्स है आपका, ये q है आपका, अगेन आपको p और q की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं cos 60 डिग्री, वो कितना होता है cos 60 डिग्री। तो देखिए पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यू है। हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, 2 हो गया, डबल हो गया, प्लस ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज है, ये भी देखो होल स्क्वायर है, ये पूरी टर्म ये एज इट इज है यहाँ पे, इसे भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर। और cos 60 डिग्री होता है आपका 1/2। अब इसमें देखिए ये जो टर्म है पूरी और ये पूरी टर्म बिल्कुल सेम है दोनों, तो हम क्या करें इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया कॉमन इन दोनों तरफ से। यहां बचेगा 1, तो ये हो गया हमारा 1। और यहाँ पे ये पूरी टर्म हमारी बाहर आ चुकी है, यहाँ पे आपका प्लस में बचेगा 1/2। अब इसमें से ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा √, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये 2 बचा हुआ है और अंदर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया √3 बचा अंदर, तो हमारा आंसर हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। और क्या था ये फोर्स, तो इसके पीछे आ जाएगा न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है, बस उसमें ये शेप हम चेंज कर देंगे। इसमें ट्राइंगल है, उसमें हम क्या कर देंगे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कह सकते हो आप। देखिए अब स्क्वायर जब होगा वही हम इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को ए बी सी। सब पे जो हमारे चार्जेस हैं वो भी हमारे सेम क्यू हैं। और हमसे पूछा जाए फाइंड फोर्स ऑन सी, जो सी पॉइंट पे चार्ज रखा है उस पे फोर्स कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। अब ट्राइंगल वाले में तो क्या था कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे कि ये फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगी। बट ये कहाँ जाएगा, ये भी तो उन्हीं के साथ बैठा है। अब उनके साथ बैठा है तो उनकी मंडली में शामिल होगा, उनके साथ फोर्स ये भी लगाएगा, तो इसलिए भी अपना फोर्स लगाया।
ठीक है, ये भी फोर्स लगाएगा डायगोनल के अलोंग। अब फोर्स को नाम दे देते हैं, तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा देखिए, एफ सी डी, सी पे डी की तरफ से। ये डायरेक्शन इधर क्यों हम पहले बता चुकी, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सब क्या करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। सेम ऐसे ये हो जाएगा आपका एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये लगाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ सी ई। अब ये तो हम पढ़ के आए हैं पैरेललोग्राम थ्योरम में कि अगर दो फोर्सेस हों, उनके बीच कोई एंगल हो, तो उनका आप डायगोनल ले लीजिए, वो आपका उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। बट यहाँ पे हमारी बात हो रही है 3 फोर्स की, ना कि यहाँ पे 2 जो थे वो। तो अब यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम नहीं लग सकता। पैरेललोग्राम देखिए नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम, तो हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खुद हमारे जो एक्सिस होती है, ये हमारी देखिए जो वो होती है एक्स एक्सिस है उस पे है, ये हमारा एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे है। प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम है सारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, जब पैरेललोग्राम ना लगे तो दूसरा ऑप्शन होता है कि हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने होते हैं। तो हम इसे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ये रिजॉल्व करना भी 11th में ही था वेक्टर के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी जो 11th क्लास की 2nd चैप्टर की वीडियोज है उनमें आप देख सकते हो। अब देखिए इसके अंदर जब हम रिजॉल्व करते हैं तो सिंपली मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, 11th में आप डिटेल से पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी फोर्स इस तरीके से है या कोई भी वेक्टर इस तरीके से है कि वो या तो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाए, या तो इधर या इधर, किधर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उसके 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने होते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। ये जरूरी नहीं है डाउनवर्ड हो, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारा वाई, ये हमारा एक्स, सेम वही चीज होगी। अब रिजॉल्व जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस होगी यानी जिसके साथ ये एंगल बना रहा है वो एक्स में है या वाई में, ये हमें देखना है। तो जो एक्स एक्सिस होगी उस पे अगर ये हमारा कोई वेक्टर एक्स है, या फिर चलो ए मान लेते हैं, कोई ए वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा। ऐसे वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट होता है वी ए साइन थीटा। सेम ऐसे ही हम इसके भी कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए ये हमने रिप्रेजेंट करा है एफ ए सी या सी ए, तो एक्स डायरेक्शन ये होगी, इसमें इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी ए कॉस थीटा। वाई एक्सिस में जो इसके कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी ए साइन थीटा। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, अब जो करना है वो इन दोनों और इन दोनों का खेल है, इसका कोई रोल नहीं है, अब ये बेकार है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स यानी फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ सी ए कॉस थीटा प्लस एफ सी डी, वैल्यूज रखते हैं इनकी। तो देखो एफ सी ए कॉस थीटा में एफ सी ए कितना होगा, एफ सी ए निकालना है अब हमें। देखो एफ सी ए कैसे निकालेंगे, ये हमारा एफ सी ए था, इन दोनों चार्जेस के बीच में है आपकी, फिर से वही लगेगा कूलम्ब्स लॉ के, दोनों चार्ज क्यू है तो क्यू स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस। अब बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये, और ये हमारे 90 डिग्री के एंगल है, तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, देखिए a √2। ये तो लगभग कई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली याद ही रहता है, ये
अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, देखो ये जो डिस्टेंसेस है ये ए है सारी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है आपके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म में आ गया अंडर रूट 2a उसका स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा प्लस एफ सी डी क्या होगा, देखो सी और डी के बीच का, तो ये क्या होगा के क्यू का स्क्वायर, दोनों चार्ज क्यू है और अपोन में उनका डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स हो गया। अब हम बात करते हैं एफ वाई की। वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या है, देखो एक तो है आपका यहाँ पे एफ सी बी प्लस दूसरा है आपका एफ सी ए साइन थीटा। कितना होगा, देखो इसे भी सॉल्व करोगे। एफ सी बी की बात करते हैं पहले, तो वही सेम के क्यू स्क्वायर अपोन में डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस कोसाइन थीटा वाली वैल्यू एफ सी ए हमने जस्ट अभी यहाँ निकाला था ये, तो ये यहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a का स्क्वायर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो फोर्सेस बचे हैं, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये खत्म है हमारा, ये हट चुका है। और यहाँ पे भी अब हमारे दो फोर्सेस नहीं बचे, हमने इनका एक फोर्स निकाल लिया, दैट इज एफ वाई और दिस इज एफ एक्स। अब तो ये वही हो गया हमारा जो इससे पहले हमने सॉल्व करा था। दो वेक्टर हैं, दोनों को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट लाना है, तो रिजल्टेंट अगेन हमारा इसी डायरेक्शन में आने वाला है। वही हमारा पैरेललोग्राम लगेगा। क्या लगेगा पैरेललोग्राम में, वही जो हमने ऊपर लिखा था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। p और q ये होगा आपका एफ एक्स पी और एफ वाई होगा q, और बीच का जो एंगल होता है दोनों के बीच का वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी आपका पूरा 90 डिग्री और cos 90 आपका हो जाता है 0। तो इसलिए उस टर्म को तो हम लेंगे नहीं, तो हम अब करते हैं, देखिए आगे। अब अगर हमें f निकालना है तो f इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर 2f(x) 2f(y) cos थीटा। वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली इस टर्म को रिमूव कर सकते हो क्योंकि आपको पता है cos 90 0 होता है। देखिए अब इसमें हमें क्या रखना है, एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू। उससे पहले हम क्या करें, साइन थीटा और ये जो cos थीटा इनको सिंप्लीफाई कर लें। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये एंगल कौन से हैं, ये एंगल है हमारे जो हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे थे। यहाँ पे देखो जो हमारा ये cos थीटा और यहाँ पे जो साइन थीटा आया था उसके जो हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे थे उनके एंगल की बात है। देखिए यहाँ पे जो फोर्स था एफ cos थीटा जो भी एफ सी ए था, उसमें जो cos थीटा में थीटा की वैल्यू होगी वो होगी एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल था। अब देखिए ये पूरा आपका 45 है इधर थे, तो ये कितना हो गया इसका 45 डिग्री, क्योंकि ये डायगनल है, डायगनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो यहाँ पे जो cos थीटा है वहाँ भी cos 45 हो, यहाँ पे जो ये एफ एफ साइन थीटा था इसकी में भी जो वैल्यू होगी वो साइन 45 होगी। तो देखिए जब आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे cos 45 और यहाँ पे साइन 45, तो दोनों की ही जो वैल्यू है वो हमारी सेम होती है, जो हम डायरेक्टली रख देते हैं यहाँ पे 1/√2। सेम ऐसे यहाँ पे भी 1/√2। अब अगर आप देखें तो देखो दोनों वैल्यू एफ एक्स की और एफ वाई की बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमारी जो टर्म्स है वो आगे पीछे है। ये वाली टर्म पहले है, ये वाली बाद में है, बट वैसे इक्वल है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखो ये एफ एक्स का स्क्वायर, इसको भी हम एफ एक्स ले लेते हैं, वैल्यूज क्योंकि सेम है, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, cos 90 0। तो इसे हमने क्या लिखा, अंडर रूट 2f(x²), एफ एक्स बाहर आ जाएगा हमारा, एफ एक्स की वैल्यू चलो नीचे से ले लेंगे हम लोग। तो देखिए अब आप इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 तो आपका एज इट इज रहेगा और जो एफ एक्स है ये आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा।
तो fx√2। अब fx की जो ये पूरी वैल्यू है आपके पास ये आप रख दीजिए यहाँ पे, और √2 एज इट इज रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर, यानी कूलम्ब्स लॉ। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ F इज द फोर्स between two charges which are placed at r distance, what distance apart should they kept so that force will be F/3। तो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कि हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों को जब हम r डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनका फोर्स F है। तो आपसे पूछा गया है उन दोनों ही चार्ज को कितनी डिस्टेंस पे रखें कि उनका फोर्स जो है वो F/3 हो जाए। सेम वही हमारा कूलम्ब्स लॉ लगेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग फोर्स F है कि दोनों चार्जेस हम एज्यूम कर लेते हैं Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब क्या बोला आपसे कि फोर्स F/3 हो जाता है, चार्ज वही है, K की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट होती है, बस डिस्टेंस हम डिफरेंट लेनी है, वो डिस्टेंस हमें बतानी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं उस डिस्टेंस को d का स्क्वायर, d मतलब d एज्यूम कर लेते हैं और उसका स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2, सिंपली आप क्या करिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो F/F/3 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये हो गया आपका d का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया देखिए, और यहाँ से आपका फोर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, F/F, ये जो अपॉन का 3 है ये आपका आ गया ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचा है, देखिए d² अपॉन r स्क्वायर। d हमने एज्यूम करा था तो यही टर्म रहेगी, देखिए d² इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, स्क्वायर आप रिमूव करेंगे ये अंडर रूट, तो d इज इक्वल टू आ गया आपके पास r√3। तो जो डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दी गई थी, जिस डिस्टेंस पे वो रखे गए थे, यानी r डिस्टेंस, उसका आपको 1.732 टाइम्स कर देना है। ये आपकी मीटर में आंसर आ जाएगा, यानी जो पहले डिस्टेंस थी उसका 1.732 टाइम्स आपको कर देनी है उसकी डिस्टेंस, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F/3। तो ये आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे अभी तक फर्स्ट चैप्टर के, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ क्वेश्चंस इसमें से एनसीईआरटी बुक के हैं, तो आप इन्हें करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी चैप्टर 2 की होगी।